इंडिया का कहानी समय के अंधेरे में शुरू होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया के सबसे पुराने सभ्यताओं में से एक 3000 ईसा पूर्व के आसपास फला फूला। यह इंडस नदी घाटी में फैला हुआ था, जिसमें आज के इंडिया और पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। यह उन्नत सभ्यता प्रभावशाली शहरी नियोजन का दावा करती थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्य मध्य एशिया से इंडिया चले गए। वे अपने साथ संस्कृत लेकर आए, जिसने कई भारतीय भाषाओं का आधार बनाया। आर्यों ने वेदों का भी परिचय दिया, जो हिंदू धर्म का केंद्र बन गया। वैदिक युग में जाति व्यवस्था का उदय हुआ, जो आज भी भारतीय समाज को प्रभावित करती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा के मैदानों में शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। ये राज्य, जिन्हें महाजनपदों के रूप में जाना जाता है, संसाधनों और क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए निरंतर युद्ध में संलग्न थे। 326 ईसा पूर्व में मैसेडोनियन राजा सिकंदर महान ने इंडिया पर आक्रमण किया। उसने हाइट्सपेस नदी के युद्ध में स्थानीय शासक पोरस को हराया, लेकिन अपने सैनिकों की थकावट के कारण उसे वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिकंदर के आक्रमण का इंडिया पर सीमित प्रभाव पड़ा, लेकिन इसने इंडिया और हेलेनिस्टिक दुनिया के बीच व्यापार मार्ग खोल दिए। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, जो पहले साम्राज्य था जिसने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत किया। साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका और एक विशाल क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया। अशोक ने अपने साम्राज्य और उसके बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। श्रीलंका, मध्य एशिया और यहां तक कि भूमध्य सागर तक मिशनरियों को भेजा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद इंडिया विखंडन के दौर में प्रवेश कर गया, जिसमें कई छोटे राज्य सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस युग में उत्तर में कुषाण साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने सिल्क रोड व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4ठी शताब्दी ईस्वी में गंगा के मैदानों में एक नई शक्ति का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य ने शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियों के स्वर्णिम युग की शुरुआत की। गुप्त सम्राट कला और विज्ञान के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में साहित्य, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा का विकास हुआ। माना जाता है कि दशमलव प्रणाली, शून्य की अवधारणा और शतरंज का खेल इसी काल में इंडिया में उत्पन्न हुआ था। गुप्त काल में भव्य मंदिरों, मूर्तियों और चित्रों का भी निर्माण हुआ, जो उस समय की कलात्मक प्रतिभा को दर्शाते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी में आंतरिक कलह और मध्य एशिया की एक खानाबदोश जनजाति हूणों के आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। 8वीं शताब्दी ईस्वी में इंडिया में इस्लाम का आगमन हुआ। अरब व्यापारी सदियों से इंडिया के पश्चिमी तट पर आते रहे थे, लेकिन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय ने उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण मुस्लिम उपस्थिति की शुरुआत को चिह्नित किया। इंडिया में शुरुआती मुस्लिम शासक मुख्य रूप से अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने क्षेत्रों का विस्तार करने में रुचि रखते थे। 13वीं शताब्दी में स्थापित दिल्ली सल्तनत ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। वंशों के उत्तराधिकार द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत ने उत्तर और मध्य इंडिया के बड़े हिस्सों को मुस्लिम शासन के अधीन लाया। इस काल में भव्य मस्जिदों, मकबरों और किलों का निर्माण हुआ, जो इस्लामी सभ्यता की स्थापत्य भव्यता को प्रदर्शित करते हैं। सूफी संतों ने प्रेम और सहिष्णुता के अपने संदेश के साथ हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1526 में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय चिह्नित किया। तैमूर और चंगेज खान के वंशज मुगल अपनी सैन्य शक्ति और कला के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। बाबर के पोते अकबर को महानतम मुगल सम्राटों में से एक माना जाता है। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। उन्होंने फारसी और भारतीय कलात्मक परंपराओं के संलयन को प्रोत्साहित किया। ताजमहल मुगल स्थापत्य भव्यता का प्रमाण है। मुगल व्यंजन फारसी और भारतीय स्वादों का मिश्रण है। मुगल साम्राज्य के पतन ने इंडिया में एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिसका फायदा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने उठाया। 1600 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी ने
धीरे धीरे इंडिया के व्यापार और राजनीति पर नियंत्रण कर लिया। शुरू में कंपनी की प्राथमिक रुचि व्यापार में थी, लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व का दावा करना शुरू कर दिया। 1757 में प्लासी का युद्ध, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हराया, ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इस जीत ने कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण दिलाया, जो एक धनी प्रांत था जो उसके भविष्य के विस्तार का आधार बना। कंपनी का शासन शोषण और उत्पीड़न से चिह्नित था। कंपनी की नीतियों के कारण भारतीय किसानों का पतन हुआ और पारंपरिक उद्योग नष्ट हो गए। कंपनी के शासन में अकालों की एक श्रृंखला भी देखी गई, जिसने भारतीय आबादी को नष्ट कर दिया। कंपनी के शासन के खिलाफ कई विद्रोह हुए, जिनमें सन्यासी विद्रोह, जुआर विद्रोह और वेल्लोर विद्रोह शामिल हैं। 1857 का सिपाही विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, इंडिया में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। विद्रोह की शुरुआत नई एनफील्ड राइफलों की शुरुआत से हुई थी, जिसके कारतूसों को जानवरों की चर्बी से चिकना किया जाता था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के लिए आपत्तिजनक था। विद्रोह की शुरुआत दिल्ली के पास मेरठ से हुई और जल्दी ही उत्तर और मध्य इंडिया के अन्य हिस्सों में फैल गई। सिपाहियों और स्थानीय शासकों के नेतृत्व में विद्रोहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः अंग्रेजों के बेहतर संसाधनों और संगठन के कारण वे हार गए। सिपाही विद्रोह के दूरगामी परिणाम हुए, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हुआ और ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित हुई। विद्रोह के कारण 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) जैसे नए राष्ट्रवादी संगठनों का उदय हुआ, जिसने इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20वीं सदी की शुरुआत में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने गति पकड़ी। गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन, जिसे सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, ने लाखों भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में लामबंद किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें ब्रिटिश हट, हिंदू मुस्लिम तनाव और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप शामिल है। अंततः 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने स्वतंत्रता हासिल की, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो गया। इंडिया का इंडिया और पाकिस्तान में विभाजन मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायन में से एक का कारण बना। साथ ही व्यापक हिंसा और रक्तपात भी हुआ। इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश ने आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर एम्बार्क किया। इंडिया ने आजादी के बाद से उल्लेखनीय प्रगति की है। यह अब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इंडिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बन गया है। अपनी उपलब्धियों के बावजूद इंडिया को गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार और पर्यावरणीय क्षरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया विविधता का देश है, जहां संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और परंपराओं का समृद्ध ताना बाना है। जैसे जैसे इंडिया 21वीं सदी में अपनी यात्रा जारी